जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 59 चैप्टर 2। और इसमें पहले हम होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज वगैरह खास तौर पे। फिर इसके बाद फ्रेश कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस हमने पढ़ा था, एग्रीमेंट तब बनता है जब दोनों पार्टीज ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है और एग्रीमेंट जो है ये सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस वाली स्टेज पे भी है, इन्फोर्सेबिलिटी की तरफ नहीं। एग्रीमेंट में भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, में भी ना हो, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात औकात एक स्टेटमेंट हम बोला करते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये बेसिकली आप डिफरेंस में ये लाइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए 10 एलिमेंट्स। क्वेश्चन 3, ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, इज इट ट्रू। अच्छा, अब ये सिर्फ सारे एसेंशियल नहीं, एक एसेंशियल के ऊपर फोकस कर रहा है, जो कि लास्ट वाला एसेंशियल है कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना लाजमी नहीं है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। हाँ, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका रिटर्न होना लाजमी है और आप आगे उनको लिख देंगे, यानी ये एग्रीमेंट रिटर्न होना लाजमी है। इनके अलावा बाकी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो रिटर्न भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से ले लेंगे। हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टीज हमने स्टडी किया। अब ये भी सारे एसेंशियल नहीं पूछ रहा, एक एसेंशियल के ऊपर फोकस कर रहा है। इसका मतलब है एग्जाम के क्वेश्चन में वो हमसे सारे एसेंशियल भी पूछ सकता है, लेकिन एक या दो एसेंशियल के बारे में भी पूछ सकता है कि आप इनको डिफाइन करें। और ज्यादा चांस यही है कि वो किसी ना किसी एक एसेंशियल हमें देके कहेगा कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कौन लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 लोग हमने पढ़ा था, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्वेश्चन 5, ओवर ए कप ऑफ कॉफी इन ए रेस्टोरेंट, फैसल इनवाइट्स वकास टू ए डिनर एट हिज हाउस ऑन संडे। वकास हायर्स ए टैक्सी एंड रीचेस फैसल्स हाउस एट द अपॉइंटेड टाइम, बट फैसल फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। कैन वकास रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम फैसल। अब देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की नेचर हमें बता रही है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रिजम्पशन होती है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो इसीलिए जो वकास है वो फैसल से कोई डैमेजेस रिकवर नहीं करवा सकता, क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। हाँ, अगर वो एग्री करते हुए क्लियरली ये लिख देते कि अगर किसी एक पार्टी ने वायलेशन की तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, फिर ये डैमेजेस क्लेम कर सकता था। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्वेश्चन 6, बी सेंड्स एन ऑर्डर फॉर वेरियस स्टेशनरी सप्लाईज टू हिज यूजुअल सप्लायर एस। एस को उसने ऑर्डर भेजा, अननोन टू बी, बी को नहीं पता था। एस हैड सोल्ड हिज बिजनेस टू टी, के एस ने बिजनेस टी को सेल कर दिया। टी सेंड्स द स्टेशनरी टू बी, टी ने बी को स्टेशनरी सेंड की। बी अपॉन डिस्कवरिंग द फैक्ट्स रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द स्टेशनरी, एडवाइज टी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखें, असल में बी ने ऑर्डर भेजा यानी ऑफर भेजी एस को, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ली टी ने, क्योंकि वो एस जो है वो अपना बिजनेस बेच चुका था, बी को नहीं पता था। अब लेकिन याद रखें, हमारा रूल ये है कि जिसको ऑफर की गई वही एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहां पे बी ने ऑफर की एस को, लेकिन एक्सेप्ट कर ले टी ने। क्या टी के एक्सेप्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लॉ कहता है नहीं, क्योंकि जिसको ऑफर की जाए उसी को एक्सेप्टेंस भी देनी चाहिए, एक्सेप्ट भी उसी को करना चाहिए। एस की बजाय टी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो यहां पे इन दोनों के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बी ने रिफ्यूज कर दिया तो ठीक किया। क्वेश्चन 7, ए माइनर है बारोड रुपीज 100,000 फ्रॉम बी। माइनर ने बी से 1 लाख बारो किया एंड एग्जीक्यूटेड मॉर्टगेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द लेंडर, और मॉर्टगेज यानी लोन का एग्रीमेंट कर लिया। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, याद रखिए इसमें माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है, माइनर चूंकि इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है,
तो इसलिए माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किया जाए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता यहां पे। लेकिन हमने ये भी देखना है, अगर तो वो अगेंस्ट माइनर है ना, फिर हम ये बात लिखेंगे माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ माइनर हुआ, फिर हम उसको वाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन फेवर ऑफ माइनर है वो वैलिड होता है, इन्फोर्सेबल होता है। लेकिन यहां पे देखिए अगेंस्ट माइनर, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक माइनर ने पैसे देने हैं, तो ये चूंकि अगेंस्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये लिखेंगे। लेकिन अगर यही सिचुएशन रिवर्स होती, माइनर ने पैसे दिए होते, तो याद रखिए वो थ्रू एग्रीमेंट रिकवर करवा सकता था। उसमें हम ये लिखते कि जो माइनर है उसने एग्रीमेंट, लेकिन चूंकि माइनर इन फेवर ऑफ माइनर एग्रीमेंट, इसलिए माइनर इसको इन्फोर्स करवा सकता है। लेकिन इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता अगेंस्ट माइनर। क्वेश्चन 8, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट। हमने बताना है कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, और अगर इनवैलिड है तो सिर्फ ये नहीं लिख देना कि नॉट वैलिड, बल्कि बेसिस ऑफ डिसीजन में वो एसेंशियल लिखना है जिसके ना होने की वजह से वो नॉट वैलिड हुआ। यानी जो भी मसला है उसको बताना, एक्सप्लेन भी करना है। A, B and C enter into an agreement of division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud। A, B और C ने कहा कि हम चोरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, और जो पैसे भी हमें मिलेंगे आपस में बांट देंगे। क्या वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं। क्यों? ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, फ्रॉड अनलॉफुल एक्ट होता है, इलीगल एक्ट है। B, A promises to obtain for B an employment in the public service। पब्लिक सर्विस का मतलब है सरकारी जॉब। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए सरकारी जॉब तुम्हें दे दूंगा, एंड वी प्रॉमिस टू पे ₹10 मिलियन, और बी ने कहा मैं आपको 10 मिलियन यानी रिश्वत दूंगा। क्योंकि सरकारी महकमे में नौकरी के लिए वो अरेंजमेंट हो रहा है, तो ये रिश्वत देना और लेना ये सरकारी नौकरी के लिए जुर्म है, ये भी इलीगल है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है, ऑब्जेक्ट। C, A who knows that B has stolen goods amounting to ₹500,000 receives ₹100,000 from B in consideration of not exposing A। receives from B in consideration of not exposing B आना चाहिए मेरे ख्याल में। जी, एक बंदे ने दूसरे को चोरी करते हुए देख लिया, उसने कहा मैं जाके पुलिस को बता दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे 1 लाख रुपया दो तो फिर पुलिस को नहीं बताऊंगा। ये एग्रीमेंट भी इलीगल है, लॉ इसे कहती है, हम आगे चल के स्टडी करेंगे एक चैप्टर में। ये एग्रीमेंट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो ये एग्रीमेंट भी इलीगल है, क्योंकि अगर आपको चोर का पता चल जाए तो आपको चोर से हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुलिस को इतला करनी चाहिए। ये भी इलीगल एग्रीमेंट है, वॉइड है। डी, A promises to pay ₹10,000 to B if it rained today, and B promises to pay ₹1,000 to A if it did not। अब ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, और वेजरिंग एग्रीमेंट भी लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि वॉइड है, ये एग्रीमेंट भी वॉइड। तो इसका मतलब A, B, C, D चारों के चारों एग्रीमेंट वॉइड। क्वेश्चन 9, डिस्कस वेदर द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन और अनसर्टेन। वो आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट होता है सर्टेनिटी। तो वो कह रहा है बताइए इन एग्जांपल्स में ये सर्टेन है कि नहीं। पहला, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि 100 टन ऑफ, अब ऑयल की बहुत सी टाइप्स होती है, नहीं बता रहा कौन से टाइप ऑफ ऑयल, तो ये अनसर्टेनिटी है, ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं, अनसर्टन है। फिर बी, ए हु इज इन डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल। अब देखे यहां पे भी उसने मेंशन नहीं किया कि कौन से टाइप ऑफ ऑयल, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का ऑयल सेल करता है, कोकोनट ऑयल। तो इसका मतलब है जब उसके पास एक ही टाइप का ऑयल है और उसने एग्रीमेंट किया टू सेल ऑयल, तो ये एग्रीमेंट सर्टन है, क्योंकि सेल करने वाले, बाय करने वाले को पता है कि इसके पास एक ही किस्म का ऑयल है, और जो एग्रीमेंट हो रहा है अगर उसमें टाइप मेंशन नहीं भी की जाती तो अंडरस्टूड है वही टाइप है जिसमें वो डील करता है। तो ये बी सर्टन है। सी, ए एग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पिशावर। पिशावर में जो मेरे घर में है, हवेली में है फॉर एग्जांपल, जहां पे जो सामान पड़ा हुआ है, ग्रेन है, सारी की सारी सेल करे, तो ये भी सर्टन है, क्योंकि सर्टेनिटी के साथ पता चलाया जा सकता है कि किस जगह पे कितनी ग्रेन है। डी, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1000 माउंट्स ऑफ राइस एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, प्राइस फिक्स नहीं की गई,
लेकिन ये कहा गया कि जो भी प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, तो याद रखें लॉ कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सर्टन है क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करेगी, जब भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी वो सर्टन होगी। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करता हूं कि आपने नेक्स्ट मंथ में हर महीने की 15 तारीख को मुझे फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर पेट्रोल सप्लाई करना है, लेकिन प्राइस क्या होगी जो हर महीने गवर्नमेंट ने डिसाइड की होगी उस महीने के लिए। अब देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस मेंशन नहीं की गई क्या है, लेकिन ये तरीकाकार मेंशन कर दिया गया कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो ये सर्टन होगा, अनसर्टन नहीं होगा इस वजह से कि प्राइस मेंशन नहीं की गई, क्योंकि प्राइस गवर्नमेंट के डिसाइड करेगी और जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तब सर्टन हो जाएगा। तो लॉ इसको कहता है ये सर्टन कॉन्ट्रैक्ट है। ए एग्रीज टू सेल टू बी माई व्हाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000। ये अनसर्टन है क्योंकि उसमें क्लियर नहीं है कि 500 में सेल होगा कि 1000 में सेल होगा, उसे एक प्राइस शो करनी चाहिए थी। अगर एक प्राइस शो करता तो ये सर्टन होता, अब दो प्राइसेस ने शो कर ली, कंफर्म नहीं किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगी, तो ये अनसर्टन है। फिर क्वेश्चन 10, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। हमने बताना है कि एग्रीमेंट्स वैलिड है कि नहीं। ए म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर ए सीरीज ऑफ कंसर्ट, हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कंसर्ट। अच्छा, जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त तो हॉल मौजूद था, अब बाद में आग लग गई हॉल में, अब जाहिर आग लग गई, वो सब्जेक्ट मैटर जिसकी बेस पे एग्रीमेंट हो रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये अब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, क्योंकि जले हुए हॉल में थोड़ी कंसर्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहा। अब जब आग लगी वॉइड हो गया। बी A threatens to kill B if he does not sell his BMW for ₹1 million to A. B contracted to sell his BMW to A and receives the payment. अब देखें इस केस में फ्री कंसेंट नहीं है क्योंकि थ्रेट किया गया किल करने के लिए, फ्री कंसेंट नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि एग्रीमेंट वैलिड है, ना ही कहेंगे एग्रीमेंट वॉइड है, बल्कि क्या कहेंगे ये वॉइडेबल है, यानी अगर एक पार्टी चाहे तो इसको वॉइड कर सकती है, चाहे तो ना करे वॉइड। और कौन सी पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी, यानी ये बी है कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, क्योंकि इसमें बी एग्रीव्ड पार्टी है तो बी के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो इसको वैलिड करा दे कोई एक्शन ना ले, और चाहे कोर्ट में जाके इसको रिसेंड करवा ले, कैंसिल करवा ले। सी हमारा बेसिकली क्वेश्चन 8 का पार्ट सी ही डुप्लीकेट हो रहा है। डी एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन अबाउट प्रेजेंट डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका रिटन फॉर्म में होना लाजमी होता है, रिटन फॉर्म में नहीं है इसका मतलब है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनइंफोर्सेबल है, इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे। अब हम फ्रेश कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। पास कीजिएगा जी, लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम लर्निंग नए कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। जो कंसेप्ट हम सीखेंगे वो आज के लेक्चर में 4 कंसेप्ट सीखेंगे, इनमें से जो 2 कंसेप्ट हैं वो तो छोटे कंसेप्ट हैं और जो 2 कंसेप्ट हैं वो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं। पहले कंसेप्ट सीखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप्स हैं। नॉर्मली वो एमसीक्यूज में इस तरह का कोई टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद ऑफर एंड इट्स टाइप्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने जितने भी एसेंशियल्स पढ़े हैं उनमें से हर एसेंशियल को हमने डिटेल में आगे स्टडी करना है। तो एक एसेंशियल आपको याद होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, तो इस चैप्टर में हम कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल में से जो एक प्रोबेबली सबसे अहम एसेंशियल है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, 5 और 6 ये तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफर से रिलेट करते हैं। इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो एक्सेप्टेंस से रिलेट करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 कॉन्ट्रैक्ट और उसके एसेंशियल्स का जिक्र कर रहे हैं, टाइप्स का जिक्र कर रहे हैं। 4, 5, 6 ऑफर से रिलेट कर रहे हैं और 6 से ऑनवर्ड एक्सेप्टेंस से रिलेट कर रहे हैं। ऑफर में हमने 3 चीजें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और लैप्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। और ऑफर या प्रपोजल एक ही चीज है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट वेज में हम स्टडी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को बहुत से टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे जो सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूज होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, के लीगली इन्फोर्सेबिलिटी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स क्या है। ये तीन बड़ी टाइप्स हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। वैलिड आपको पता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वॉइड जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और वॉइडेबल जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। यानी इसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो उसे वैलिड करार दे दे, चाहे वॉइड करार दिलवा दे। और ये वॉइडेबल किस एग्जांपल में होता है, जब कंसेंट फ्री नहीं होती है। एक एग्जांपल आपको दी थी, जब फ्री कंसेंट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अब लेकिन इन तीन टाइप्स के अलावा कुछ और टाइप्स भी है, कुछ और टर्म्स यूं कह ले कि आपके साथ शेयर करनी है। एक है अनइन्फोर्सेबल। सम टाइम कोई अनइन्फोर्सेबल का मतलब यह है कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था तो वैलिड नॉर्मली बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो कोई टेक्निकल डेफिशिएंसी की वजह से लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट हुआ पार्टीज के दरमियान में, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, है भी लीगल, कंसीडरेशन वगैरह भी सारी चीजें हैं, लेकिन उसको रिटन फॉर्म में होना चाहिए था, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। उसको रजिस्टर करवाना चाहिए था, वो रजिस्टर नहीं करवाया। उसके ऊपर कोई स्टैंप लगनी थी, स्टैंप नहीं लगवाई। तो ये टेक्निकल डेफिशिएंसी की वजह से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, उसे हम कहते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और एक अहम फर्क आपको बताने जा रहा हूं, इसको आपने गौर से सुनना। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उसी तरह जो वाइड एग्रीमेंट्स हैं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं सिंपल वाइड, भी वाइड है। जैसे फर्ज कीजिए कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि शिप आएगा तो आपको सेल करूंगा, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या बाद में शिप जो है वो डूब गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड। ये सिंपल है। वाइड में से की एक टाइप है इलीगल, के कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अगर उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा हो अनलॉफुल है। जैसे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा, सुपारी दी उसको कि भाई इस बंदे को उड़ा दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, है ये भी एग्रीमेंट। एक बंदे ने ऑफर की, दूसरे ने एक्सेप्टेंस कर ली, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल। ये वाइड तो है, ये तो फौरी समझ में आ जाता वाइड, लेकिन साथ ही साथ इलीगल भी है। इलीगल वाइड की एक सवेयर टाइप है, यानी जब आप कुछ एग्रीमेंट करें ऐसी चीज का जो बाय लॉ जुर्म है, क्राइम है, तो उसको वाइड भी कहते हैं। और वो वाइड की आगे एक स्पेसिफिक टाइप क्या हो गई, इलीगल भी हो गया। अब फर्क क्या है, अब फर्क सुनिए, फर्क यहां पे नहीं बताता, अगले चैप्टर में बताता, लेकिन अभी बता रहा हूं। लॉ ये कहता है अगर सिंपल वाइड है ना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पार्टीज ने आपस में जो एक दूसरे को लिया दिया है ना, वो वापस कर दे। जैसे फर्ज कीजिए बी ने ऐसे कहा कि मेरी शिप जब आएगी मैं आपको 50 लाख में सारा सामान सेल कर दूंगा, मुझे 10 लाख बयाना दे दे। ए ने बी को 10 लाख रुपए बयाने के तौर पे दे दिया। बाद में पता चला शिप संक, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। क्या इलीगल है? इलीगल तो नहीं है, ये सेल परचेज करना वैलिड था, सिंपल वाइड है। लॉ कहता है अब ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल स्टेटस खत्म। हां, लेकिन जो बी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसे लिए हैं वो उसको वापस कर दो। इसको हम इस टर्म को नाम देते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड, कि अगर कोई एग्रीमेंट वाइड हो गया, पार्टीज ने जो एक दूसरे से बेनिफिट लिए उनको रिस्टोर करे। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट है, ए ने बी को कहा सी को उड़ा दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं। बी ने ए से 10 लाख रुपया ले लिया और निकल गया, उसने सी को नहीं उड़ाया, काम भी नहीं किया, पैसे लेके निकल गया। ए क्या कोर्ट में जाके ये कह सकता है सर बी को कहे कि सी को कत्ल करे जाके, क्योंकि मेरा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, इलीगल एग्रीमेंट है, वाइड है। क्या ए ये कह सकता है अच्छा सर अगर एग्रीमेंट वाइड हो ना तो जो बेनिफिट लिए दिए होते हैं ना वो रिस्टोर होते हैं, तो उसे कहे कम से कम मेरा 10 लाख ही वापस कर दे? लॉ कहेगा ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हालांकि नॉर्मली जो वाइड एग्रीमेंट होते हैं, वाइड उनमें तो रूल ही होता है कि अगर एग्रीमेंट वाइड हो गया ना बाद में, तो बेनिफिट जो लिए दिए हैं एक दूसरे को रिस्टोर करे।
नॉर्मल वाइड एग्रीमेंट्स में रूल होता है, लेकिन इलीगल में रूल क्या है कि आप वो जो बेनिफिट्स लिए हैं वो भी रिस्टोर नहीं कर सकते। एक तरह से लॉ ने ये सजा दी है, इनडायरेक्टली ये सजा है कि आप बेनिफिट्स भी रिस्टोर नहीं कर, लीगली तो नहीं करवा सकते। वैसे अगर आपका कोई दाव चलता है तो चला लें, लीगली आप बेनिफिट्स रिस्टोर नहीं करवा सकते। तो इलीगल एक सवेयर टाइप है वाइड एग्रीमेंट की, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और टर्म होती है वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड, अगर कोई एग्रीमेंट स्टार्ट से ही इलीगल है, स्टार्ट से ही इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल की एग्जांपल ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट जब हुआ तब वो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद इम्पॉसिबल हुआ, उसके लिए टर्म यूज करते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी वाइड एग्रीमेंट तो कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ था ही नहीं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो था जो पहले कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट था, इन्फोर्सेबल लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन बाद में किसी वजह से वाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को ये कहता है कि आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं उड़ के दिखाऊंगा, एग्रीमेंट, उसने कहा ये लो 10,000 उड़ के दिखाओ, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं, इसे हम कहेंगे ये वॉइड एग्रीमेंट। ए ने बी से कहा कि भाई मेरी गाड़ी है, मैं आपको 5 लाख में सेल करता हूं। बी ने कहा ठीक है, ये लो 5 लाख, अगले इतवार को मुझे गाड़ी लाके दे देना। इतवार से पहले जुम्मे को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। अब क्या गाड़ी डिलीवर करना, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया ना, जिसकी डीलिंग हुई थी, क्या पॉसिबल रहा पार्टी के लिए? नहीं, इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? ये वॉइड। लेकिन याद रखें, ये पहले जुम्मे से पहले, एक्सीडेंट से पहले तक कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सीडेंट के बाद ये इम्पॉसिबल हुआ। इसको हम वाइड एग्रीमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो एग्रीमेंट कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहा ही नहीं, पहले दिन से ही वाइड था, वो वाइड एग्रीमेंट है। लेकिन जो एग्रीमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, बाद में किसी वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया, उसके लिए टर्म यूज करते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मुझे बताइए, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इंडिया के ताजिर से हमने कहा कि भाई टमाटर पाकिस्तान में बेचो, बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि इंडिया से कोई चीज पाकिस्तान में नहीं आएगी। ये वाइड एग्रीमेंट है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के बैन से पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था, वो बाद में वाइड। तो ये हो गया टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इसके बाद आगे चलते हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, कोजाई। एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, कोजाई। एक्सप्रेस का मतलब क्या? ऐसा एग्रीमेंट जो बाय वर्ड्स किया गया हो, रिटन किया गया हो या ओरल किया हो, बाय वर्ड्स एग्री, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली एग्री हुई है, इन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इंप्लाइड एग्रीमेंट वो होता है जो बाय वर्ड्स नहीं बल्कि बाय कंडक्ट किया गया हो। इसको यूं समझ लीजिए कि जो इशारों से किया गया हो, इशारों से। जैसे कोई एक गूंगा बंदा है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं, पढ़ना लिखना भी नहीं उसे आता, वो गूंगा है, वो किसी के साथ एग्रीमेंट करेगा एम्प्लॉयड। जैसे फर्ज कीजिए मैं इन भाई को कहता हूं, भाई ये किताब है, खरीदते हो? अब इन्होंने मुझे या तो लिख के कह दे यस, एक्सप्रेस हो जाएगा, बोल के कह दे यस, एक्सप्रेस हो जाएगा, और अगर मुझे सिर्फ इशारा कर दे ऐसे, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? एम्प्लॉयड होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाय पार्टीज बाय कंडक्ट करते हैं। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो ना एक्सप्रेस होता है ना इंप्लाइड होता है, बाय वर्ड्स भी नहीं होगा, इंप्लाइड भी नहीं। देखिए बाय वर्ड्स एक्सप्रेस एग्रीमेंट के लिए पार्टीज का एक दूसरे के आमने सामने आना जरूरी है कि नहीं है? इंप्लाइड के लिए भी आमने सामने होना जरूरी है, तभी तो इशारा करेगा यस। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें पार्टीज के एक दूसरे के आमने सामने आती ही नहीं है कभी, फिर भी उनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसकी, फॉर एग्जाम्पल फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट का बेस ये होती है, कुजाई मींस एज्यूम्ड, लॉ एज्यूम करता है कि दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है, असल में उनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता,
ना एक्सप्रेस ना एम्प्लॉयड। जैसे फर्ज कीजिए मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, वहां पे मैंने देखा जमीन पे सोने की अंगूठी गिरी हुई है। अब मैंने कहा अच्छा अल्लाह ताला की जमीन से मुझे सोने की अंगूठी मिली, ये मेरी हो गई, कैसे होगा? अल्लाह कहता है भाई ऐसे नहीं होगा, ये अल्लाह ताला की जमीन पे है लेकिन अल्लाह ताला के बंदे की अंगूठी है। जैसे ही आपने उस अंगूठी को उठाया, आप में फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड में और ओनर ऑफ द लॉस्ट गुड में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैंने ट्रू ओनर को ढूंढ के ये अंगूठी उसको वापस करनी है, और ट्रू ओनर की जिम्मेदारी क्या है बाय कॉन्ट्रैक्ट कि उस ट्रू ओनर को ढूंढने में मेरे जितने पैसे लगे होंगे वो मुझे वापस करे। तो ये दोनों हालांकि दोनों पार्टीज को एक दूसरे को कभी मिली नहीं है, जानती नहीं है, कभी देखा भी नहीं है एक दूसरे को, फिर भी उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? कुजाई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीन तरह के, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कुजाई। एक्सप्रेस इम्प्लाइड समझ आ गया? ठीक है, ये तो आपने एजेंसी में भी पढ़ा था ना, एक्सप्रेस पावर, इम्प्लाइड पावर। एक्सप्रेस पावर कौन सी होती है? एक्सप्रेस पावर कौन सी जो क्लियरली दिया। इम्प्लाइड पावर कौन सी है? जो क्लियरली नहीं दी गई लेकिन अज्यूम किया जाता है कि उस बंदे के पास है। जैसे फर्ज कीजिए मैं भाई को कहता हूं यार आई कैप का पेपर देना है, ये मेरा एडमिशन फॉर्म तो जमा करवा लो। अब ये भाई एडमिशन फॉर्म जमा करवाने गए, उधर आई कैप के बंदे ने कहा भाई इसके साथ बैंक वाउचर भी लगता है, जरा फीस तो जमा करवाओ। अच्छा, मैंने इस भाई को जो अथॉरिटी दी, जो एक्सप्रेस अथॉरिटी दी, वो किस चीज की थी? एडमिशन फॉर्म जमा करवाने की। लेकिन क्या उस एडमिशन फॉर्म जमा करवाने के लिए फीस जमा करवाना जरूरी है? मैंने फीस जमा करने की अथॉरिटी तो आपको नहीं दी। अगर ये भाई फीस जमा करवा के मेरा एडमिशन फॉर्म जमा करवा देते हैं और बाद में आके मुझे कहते हैं भाईजान वो फीस जमा करवाइए, उसका जरा 12,000 तो दो, क्या मैं 12,000 देने का? मैं ये कहता हूं भाई मैंने तुम्हें फीस जमा करवाने के लिए कहा ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें फॉर्म जमा करवाने के लिए कहा। एक्सप्रेस अथॉरिटी किसकी थी? फॉर्म जमा करवाने की। ला कहेगा नहीं नहीं भाई, एक्सप्रेस अथॉरिटी जिस चीज की थी, अगर वो काम करने के लिए कोई दूसरा काम करना जरूरी था तो हम समझते हैं कि एजेंट के पास वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि वो दूसरा काम भी कर सकता है। हालांकि क्लियरली उसको नहीं कहा गया, तो इनके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी थी क्योंकि एडमिशन फॉर्म जमा करवाने के लिए बैंक में पैसे जमा कराने, फीस जमा कराने भी जरूरी थी, तो मैं लायबल हूं उनको पे करने के लिए। ये कंसेप्ट है एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड में फर्क का। तो उसी तरह यहां पे भी एक्सप्रेस तो क्लियरली दी गई हो बाय वर्ड्स, इंप्लाइड वो जो बाय वर्ड्स क्लियरली नहीं दी गई लेकिन हालात से अंडरस्टूड किया जाता है कि इंप्लाइड होगी, जैसे कंडक्ट से पार्टीज के। और कुजाई लॉ जो जिसमें पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने नहीं आती, कभी उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं होता, लेकिन हालात की वजह से लॉ एज्यूम करता है कि इन दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर हो गया? जैसे एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, किराएदार है, एक मालिक मकान है, मालिक मकान किसी दूसरी जगह रहता है, किराएदार मकान में है उसके। अब मालिक मकान ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, तो टैक्स वाले आगे गए घर सील होगा। अब किराएदार, मैं घर में फॉर एग्जांपल हूं, मैं कहता हूं भाईजान मैं इस घर में रहता तो हूं, मालिक नहीं हूं। मालिक तो वो है वो जो 2 गलियां छोड़ के रहता है, दूसरा घर है उसका, उसने अदा करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें इससे गर्ज नहीं है, मालिक कौन है कौन नहीं है, इस घर का प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं हुआ, हम तो इसको सील कर देंगे। अब अगर मैं घर को सील होने से बचाने के लिए, हालांकि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर लेता हूं, क्या मेरा राइट है कि मैं ओरिजिनल मालिक से प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे वसूल करूं? लॉ कहता है यस है, ये है कुजाई कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि मेरा उस मालिक के साथ कभी ये एग्रीमेंट नहीं हुआ कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी टैक्स दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन लॉ कहता है कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जब दो पार्टीज का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों पार्टीज के कुछ ना कुछ राइट्स और लायबिलिटी है, कुजाई कॉन्ट्रैक्ट है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन आर परफॉर्मेंस, ये भी सिंपल भैया। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका कि नहीं हुआ। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दोनों पार्टी ने जो जो काम करना था कर लिया, मैंने उनसे कहा भाई 20,000 में बाइक ले लो, उन्होंने मुझे 20,000 दे दिए, मैंने बाइक दे दी, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड, जिसमें दोनों पार्टीज अपना अपना रोल प्ले कर चुकी होती है। और अगर फर्ज कीजिए एग्रीमेंट में अभी एग्जीक्यूटेड नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ काम होना बाकी है, उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी की फर्दर 2 टाइप्स है, यूनिलैटरल और बायलैटरल।
अगर एक पार्टी ने काम कर लिया, एक का भी पेंडिंग है, इसमें दोनों पार्टी कर चुकी हैं, इसमें एक पार्टी ने कर दिया है, एक का पेंडिंग है, मैंने बाइक उसके हवाले कर दी, उसने मुझे कैश अभी देना है, एग्जीक्यूटेड तो नहीं है ना, एग्जीक्यूटरी है। कितने पार्टीज की तरफ से पेंडिंग है? यूनिलैटरल। और अगर दोनों पार्टीज की तरफ से पेंडिंग हो, ना पहली पार्टी ने अपना काम किया ना दूसरी पार्टी ने किया, बाइलैटरल, यानी अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ, ना मैंने बाइक दी ना उसने पैसे दिए, तो बाइलैटरल। ये एग्जीक्यूटरी में कौन सी है? बाइलैटरल। तो एग्जीक्यूटिव में फर्क समझ आ गया? दोनों पार्टीज कर चुकी है, एक पार्टी कर चुकी है, दूसरी ने करना है, दोनों पार्टीज ने अभी अपना रोल प्ले करना। टाइप्स क्लियर? ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। अब चलते आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 क्या है? ऑफर एंड इट्स टाइप्स। या लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम 4 की तरफ चलें, क्योंकि 4 में हमारा फ्रेश पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ऑफर वाला। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन था, इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है डिफरेंस बताइए बिटवीन वाइड, वाइडेबल एंड अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट जो लीगली इनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता, जो वाइड नॉट इनफोर्सेबल वाला। वाइडेबल जो इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और अनइनफोर्सेबल जो नॉर्मली बाकी सारे लिहाज से तो वैलिड है, लेकिन कोई टेक्निकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से लीगली इनफोर्सेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल टेक्निकल डिफेक्ट कौन सा हो सकता है? रिटन फॉर्म में होना चाहिए था, नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी, नहीं करवाई। स्टैंप लगवानी थी, उसके ऊपर नहीं करवाई। क्वेश्चन 12 ब्रीफली डिस्क्राइब एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख देंगे, कंसेप्ट समझा दिया, प्रॉपर डेफिनेशन वो लिखी हुई अल्फाज में। डिफाइन टर्म यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल को जिसमें एक पार्टी ने अपना रोल प्ले कर लिया, दूसरी ने करना। और बाइलैटरल दोनों पार्टीज ने अभी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। अभी आई केस स्टडी, ये मजे की है। A14 A बीट्स B, A ठुकाई करता है B की एंड कंपेल्स हिम, मजबूर करता है टू सेल हिज बाइक फॉर रुपीज 20,000। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अब कहे नो और फेल हो जाए। ये वाइडेबल है, एट दी आप कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है। ये उसने कर दिया। अगर वो किसी के साथ ये एग्रीमेंट करता ना कि भाई इसको मारो, मारने का एग्रीमेंट, फिर हम कहते हैं ये एग्रीमेंट इलीगल है। अब वो उसकी ठुकाई करके उसने एग्रीमेंट ले कर लिया, तो ये है वाइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ, किसकी ऑप्शन पे वाइडेबल है? बी की ऑप्शन पे। एग्रीड पार्टी इसमें बी है। केस में एग्रीड पार्टी पहचान लेंगे ना कौन सी है। चले, तो ये सीधा नहीं कह देंगे वाइड एग्रीमेंट है, इसमें फ्री कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट नहीं है ना, तो ये वाइडेबल है। 15 ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज मिनोरिटी। अच्छा, माइनर वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसमें ट्विस्ट भी होते हैं। अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज, कमिंग ऑफ एज का मतलब क्या है? वो मेजर हो गया। obtains by misuse of parental influence। misuse of parental influence को अंडरलाइन करें। क्या कहना चाह रहा है? कि उसने अपने बाप होने का गलत फायदा उठाते हुए उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, ये ध्यान में रखिए, आप ये ना अज्यूम कीजिएगा बाप बेटा एक ही चीज होते हैं, नहीं नहीं, लीगली दोनों सेपरेट पर्सन है, दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो सकता है। मिसयूज ऑफ हिज पेरेंटल इन्फ्लुएंस, ए बॉन्ड, एक एग्रीमेंट किया उसने फ्रॉम बी फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2-3 चीजें और भी मैं ऐड करना चाह रहा हूं। बाप और बेटे के दरमियान में क्या एग्रीमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बाप और बेटा जो माइनर है, बेटा माइनर, उनके दरमियान में एग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वो माइनर की फेवर में होगा तो इन्फोर्सेबल होगा, माइनर के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता।
बेटा हो गया 20 साल का, अच्छी नौकरी पे लग गया, बाप ने उससे कहा भाई तुम छोटे होते हैं मेरे तुम पे बड़े पैसे खर्च हुए हैं, मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि वो जो मैंने तुम पे पैसे खर्च किए हैं तुम मुझे अदा करोगे। बेटे की उम्र 20 साल है, बाप के साथ एग्रीमेंट कर लिया, फर्ज कीजिए कैलकुलेट किया है कि रीजनेबल अमाउंट निकली 20 लाख की, एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? तो सब जिसने पैसे दिए थे उससे वो माइनर सब्सिक्वेंट में जो है वो देखिए हमने देखना यह है जिस वक्त एग्रीमेंट किया जा रहा है वो माइनर है कि मेजर है। जिस वक्त एग्रीमेंट किया जा रहा है वो क्या है? मेजर। एग्रीमेंट हो सकता है, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा था आप ये कहेंगे सर इस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन है ही नहीं। क्या इस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन है? बाप ने बेटे जब तुम छोटे थे तुम्हारे ऊपर परवरिश पे इतने पैसे खर्च हुए हैं, एग्रीमेंट करोगे तुम मुझे दोगे। इसमें कंसीडरेशन है लेकिन कंसीडरेशन अदा हो चुकी है, पास्ट की है, ठीक है? पास्ट की कंसीडरेशन भी वैलिड होती है, ठीक है? पास्ट की तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। लेकिन अगर सिमिलर एग्रीमेंट किया जाए और बेटे की उम्र 16 साल, बाप कहे कि जी मैंने तुम छोटे थे तुम्हारे ऊपर बहुत से पैसे और अभी मजीद मैंने तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च करने हैं पैसे, तो मुझे एक जो अभी तक खर्च हुए पैसे वो है 10 लाख, एग्रीमेंट करोगे जब तुम बड़े हो जाओगे मुझे 10 लाख दोगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। क्यों? अगेंस्ट माइनर है, अगेंस्ट। तो समझ रहे जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ अगर कोई बंदा माइनर था तो उस पर माइनर का रूल लगेगा, लेकिन जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ अगर वो मेजर था तो फिर माइनर वाला रूल नहीं लगेगा, चाहे उसमें जो लिया दिया था वो एज ऑफ माइनर में लिया दिया गया हो। क्लियर हुई है बात? तो यहां पे देखिए क्या है, ए ने अपने बेटे को बी को पैसे दिए जब वो माइनर था, जब मेजर हो गया उसने एग्रीमेंट किया। अगर इसमें बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस ना होता, ये अल्फाज ना होते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड होता। लेकिन बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? फ्री कंसेंट नहीं है। इससे पता चल रहा है आपको? मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस से क्या यह पता चल रहा है आपको कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सॉरी, ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइडेबल है। जब फ्री कंसेंट ना हो वॉइडेबल है। किसकी फ्री? एग्रीड पार्टी कौन सी है इसमें? बी। शाबाश, क्लियर होगी ये बात? ठीक है। तो ए ने अगर बाप और बेटे के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ और बाद में अपनी हैसियत का गलत फायदा उठाते हुए बेटे से एग्रीमेंट करवा लिया, वो एग्रीमेंट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बेटा। क्लियर हुई है बात? चलिए, अच्छा मुझे एक और एग्जांपल समझ में आ गई। पेशेंट मर रहा था, डॉक्टर के हाथ में एक इंजेक्शन था, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा भाई तुम बड़ी अमीर असामी हो और ये तुम्हारी जो तकलीफ है ना, अगर ये इंजेक्शन उसका इलाज है, अगर ये इंजेक्शन मैंने तुम्हें ना लगाया तो तुम 2 घंटे में मर जाओगे, इंजेक्शन लगाया तो बच जाओगे। लेकिन इंजेक्शन हालांकि मार्केट में ये 100 रुपए का मिलता है, लेकिन अब चूंकि तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो तुम्हें ये इंजेक्शन ला के दे सके, तो मुझे अगर तुम 1 करोड़ रुपया दोगे फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, बोलो मंजूर है कि नहीं? वो बेचारा मर रहा था, क्या करता? उसने कहा ठीक है मंजूर है, इंजेक्शन लगाओ, 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। एग्रीमेंट हो गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। क्या बाद में पेशेंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्या एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है? डॉक्टर इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके 1 करोड़ रुपया निकलवा सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया था, उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो बेचारा उसको प्रेशर में था, प्रेशराइज किया गया, उसको जिंदगी मौत की धमकी दे के एग्रीमेंट किया गया। तो ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ विच पार्टी? एग्रीड यानी मरीज। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? चलिए, तो यहां पे आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, 5
और 6 को कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।